नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी होगा आने वाली आपकी जो सीटेट एग्ज़ाम अगस्त 2023 में। दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब आपकी जो एग्ज़ाम है वो हो चुकी है ऑफलाइन। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो सीटेट आपकी एग्ज़ाम एक बार में ही अच्छे रैंक के साथ में क्लियर हो जाएगी। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। देखिए, समावेशी शिक्षा से संबंधित ये प्रश्न है और समावेशी शिक्षा को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से जहां पर समावेशन की बात आती है, समावेशी शिक्षा की बात आती है, तो वहां पर आप सभी बच्चों को एक समान रूप से समानता को ध्यान में रखते हुए अपने विकल्प का चयन कीजिए, वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा है समता। चार विकल्प हैं, समता है, समानत है और अलगाव है, पक्षपात है। तो पक्षपात अलगाव की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि बात यहाँ पर समावेशी शिक्षा की हो रही है। तो सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा हमारा लिए विकल्प ए जो होगा वो इसमें उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते हुए विद्यार्थी में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। देखिए, विद्यार्थी की यहाँ पर अवधान न्यूनता यानी कि बच्चा जो है पूरी तरह से ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है, साथ ही साथ बच्चे की जो क्रियाशीलता है वो अति क्रियाशील बच्चा देखने को मिलता है। तो जब ये एक प्रकार का विकार होता है जहाँ पर बच्चे अवधान न्यूनता प्रदर्शित करते हैं और अति क्रियाशीलता को कक्षा में प्रदर्शित करते हैं, उनके हाव भाव में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार का विकार होता है। तो इस प्रकार से जूझते विद्यार्थी में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना। देखिए, धैर्यवान तो ये बच्चा रह ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बच्चा अति क्रियाशील है। अति क्रियाशील बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा धैर्य के साथ नहीं बैठ पाते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो ये व्याकुल होना, आकुल होना या एग्रेसिव होना, ये लक्षण जो है इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। हमें देखना है सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में क्या इनमें से सही है। ये कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। दूसरा है, वे नवीन और मूल विचारों को सुझाते हैं। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं। या फिर डी है, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। देखिए, विद्यार्थी यहाँ पर सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। तो यहाँ पर क्रिएटिव विद्यार्थी जो होते हैं वो अक्सर नवीन और मूल विचार को सुझाते हैं, यानी हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयत्न करते हैं। इनके विचारों में नवीनता होती है, ये नवीनता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक अध्यापिका के द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। देखिए, अभी हमने सृजनात्मक विद्यार्थी के ऊपर प्रश्न था, यहाँ पर भी प्रश्न वही है, पर यहाँ पर शिक्षिका कौन सी युक्ति अपनाए जिससे कि विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच बढ़े। तो अभी हमने इसके पहले बात की थी कि ये क्रिएटिव विद्यार्थी जो होते हैं ये हमेशा नवीन विचारों, नवीन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, उनको उनमें प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या ये बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, क्या ये एक सृजनात्मक युक्ति होगी यहाँ पर विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो यहाँ पर सरासर कंठस्थ करना मतलब रटने की बात हो जाती है। तो इसलिए हम इस विकल्प को यहाँ पर महत्व नहीं देंगे। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारित तरीके को प्रोत्साहित करना। सी है, प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बच्चों के सामने ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करेंगे जिनके लिए हमें नवाचारी समाधान खोजने की आवश्यकता हो। और जब बच्चे यहाँ पर नवाचारी समाधान खोजेंगे तो वो सृजनात्मकता की और विकसित होंगे। चलिए, विकल्प डी यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है।
तो देखिए यहाँ पर वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को के सफल समावेशन के लिए क्या यहाँ पर जरूरी होगा? अनम्य पाठ्यक्रम या फिर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन या फिर अगम्य दुर्गम इमारती संरचना। तो यहाँ पर जरूरी जो होगा वो होगा उचित समायोजन, क्योंकि उन बच्चों का एक उचित सफल समावेशन के लिए हमें उनका उचित समायोजन जरूरी होगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कल्पना करना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के रक्तस्थान क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर किसके अंतर्गत ये की जाएंगी? सामाजिक, शारीरिक या नैतिक या संज्ञानात्मक। तो देखिए यहाँ पर जो बौद्धिक क्षमताएं बात की गई है, जिनमें कल्पना भी शामिल है, समालोचनात्मक सोच है, परासंज्ञान है, ये चर्चाएं परोक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? सिर से पैर की ओर। तो यहाँ पर यदि हम देखें सिर से पैर की ओर के लिए सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है, आनुवंशिकता का सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत है, अधोगामी सिद्धांत है। तो यहाँ पर बन जाता है शीर्षगामी सिद्धांत, जो सिर से पैर की ओर यहाँ पर बतलाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? तो हमें देखना है उन संस्थाओं को जो कि बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक एजेंसी की भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर स्कूल और मुद्रक संचार है, सामाजिक संचार और कानून है, परिवार और पास पड़ोस और सामाजिक नीति है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एजेंसीज होंगी वो होंगी ऑप्शन नंबर सी परिवार, और पास पड़ोस जो होता है वो हमारी प्राथमिक संस्थाएं होती है, जो बच्चों के समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चा अपने शुरुआती दौर के अंतर्गत यहीं से समाजीकरण सीखना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन सी बन जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है प्रश्न को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार उस चरण को हमें यहाँ पर पहचानना है। चरण है यहाँ पर संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर चरण होगा यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बच्चे जो होते हैं संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य को कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं? संतुलीकरण, अप्रतिलोमिक चिंतन के द्वारा, या फिर रटकर स्मरण के द्वारा, विलंबित नकल के द्वारा। तो संतुलीकरण के द्वारा यहाँ पर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हम दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? यहाँ पर है हार्वर्ड गार्डनर, बी है यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग, और सी है जीन पियाजे, डी है लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर ये प्रस्तावित करने वाले जिन्होंने कहा कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हम दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पारस्परिकता की बात करते हैं तो मतलब ये एक सामाजिक अधिगम की बात यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर ऐसा प्रस्तावित करने वाले रहेंगे लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है उत्तर। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसी अधिगम को सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो यहाँ पर हम बात करें हैं, अभी हमने पारस्परिक चर्चा, सामाजिकता या अपने समाज से सीखना, ये सब जो है सिद्धांत देने वाले जो हैं वो हैं लेव वाइगोत्स्की। अब यहाँ पर है सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव को, इनाम दंड को, या फिर पुनरावृत्ति और अभ्यास को। तो यहाँ पर देखिए किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना जा सकता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों को, यानी कि वही सामाजिक गतिविधियां, सांस्कृतिक उपकरण, ये सभी आते हैं लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत। तो विकल्प ए बन जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे चलते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण के द्वारा सीखने के लिए, बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय अनुसरण के द्वारा सीखने के लिए, डी है रटकर याद करने के लिए सीखने के लिए। तो देखिए संरचनावादी जो कक्षा होती है वहां पर विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित किया जाएगा अन्वेषण के द्वारा सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करके सीखना, है ना, ये
हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न आता है, समकालीन सिद्धांत बुद्धि के को किस प्रकार से अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य क्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके अंतर्गत विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता है, या फिर वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार से अवधारित करते हैं, तो बहुदिशाई क्षमता है जिसके विभिन्न या अलग अलग आयाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में, ये कथन किसका उदाहरण है? सिंपल सा कथन है और यहाँ पर कथन को देखकर ही आप पहचान गए कि ये जो कथन है ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जहाँ पर लड़कों को लड़कियों से श्रेष्ठ या फिर किसी प्रश्न में लड़कों को लड़कियों से श्रेष्ठ दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा जब प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से वो हमारा जेंडर रूढ़िवादिता होगा, जहाँ पर किसी एक पक्ष को विशेष दिखाया जाएगा और दूसरे को किसी और पक्ष में सामान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर देखेंगे हम उस महत्वपूर्ण बिंदु को, जो कि है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। तो देखिए, जब हम विद्यार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करते हैं तो यहाँ पर हमें अपनाना होगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को। यहाँ पहला विकल्प होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, ये इसमें लागू नहीं होगा। मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, ये भी लागू नहीं होगा। और विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पर समूह में बांटना, तो समूह में बांटना भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, या फिर है विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी की प्रगति और चुनौतियों को समझना। जी हाँ, मूल्यांकन जो होता है वहाँ पर हम विद्यार्थी की जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें विद्यार्थी की कितनी प्रगति और उसको क्या चुनौती है, उनको हमें समझना ही हमारा मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर विकल्प जो डी है वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिक्त स्थान एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पर भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, ये सींचना लिखा है तो ये खींचना था, ठीक है ना, और निचोड़ना। तो यहाँ पर बात करें हम स्थूल गत्यात्मक कौशल की। देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल ऐसा कौशल होता है जिसमें हमारी शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है वो क्रियाशील होती है, वो गति करती है, वो हमारा एक स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है। एक कौशल हमारा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जहां पर हमारे शरीर के अंगों की छोटी मांसपेशियां जब क्रिया करती है या गति करती है या वो कार्य करती है तो वो हमारा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है। जैसे हम लिखते हैं तो लिखने में क्या होगा कि सिर्फ हमारे हाथ की उंगली की मांसपेशियां ही काम करेंगी, वही गति करेंगी, वही क्रियाशील होंगी। तो ये लिखना एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। परंतु जब हम भागते हैं तो हमारे पैर, हाथ, पूरे शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो गति करती है, वो क्रिया करती है, वो क्रियाशील होती है। तो ये एक स्थूल गत्यात्मक कौशल यहाँ पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाता है प्रश्न का सही उत्तर। चलिए और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो यहाँ पर शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, या फिर बहिष्कार का सिद्धांत। तो देखिए, ये है एक अधोगामी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे हम उन संस्थाओं की जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, प्राइमरी एजेंसी होती है। तो इनके ऊपर हम पहले भी प्रश्न को देख चुके हैं, जिसमें हमारा उत्तर था आस पड़ोस या परिवार जो होता है वो हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर विकल्प जो डी होगा वो बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे चलते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? तो यहाँ पर देखना हमें जीन पियाजे का सिद्धांत के अनुसार उस चरण को जहाँ पर बच्चे निगमनात्मक रूप में सोच सकते हैं। संवेदिकात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर वो चरण होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पर बच्चे निगमनात्मक रूप में सोच सकते हैं।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 5 वर्षीय रीना को दो पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए हैं और जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया था, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति भी जताई। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर फिर एक गिलास के दूध को किसी और अन्य गिलास में डाला गया जो कि एक अपेक्षाकृत लंबा था पर चौड़ाई उसकी कम थी। तो यहाँ पर अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर हमें देखना है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण में कठिनाई है, जीववादी सोच है, लाक्षणिक प्रकार्य है या फिर काल्पनिक निगमनात्मक तर्क है। तो देखिए, तर्क तो वो यहाँ पर इसमें कर ही नहीं पा रही है, तो ये विकेंद्रीकरण में यहाँ पर होगी कठिनाई। विकल्प ए बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है, क्या सही है? व्यक्तिगत रूप से नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास को, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास को, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास को, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को। तो देखिए, यहाँ पर उसका जो तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है, क्या सही है? व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो यहाँ पर अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास को ये चरण दर्शाता है। विकल्प नंबर सी हो जाता है इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका यहाँ पर सही है? तो सही तरीके को हमें देखना है। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। तो देखिए, यहाँ पर हमें बच्चों को पाठ प्रदान करना, पाठ प्रदान करने का मतलब होता है जहाँ पर बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है अधिगम में, तो उसे थोड़ी सी हिंट देना, थोड़े से इशारे देने, थोड़ा सा उसको सपोर्ट देना, ये होता है पाठ। तो यहाँ पर हो जाता है उत्तर विकल्प सी, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। मतलब बच्चे को थोड़ी सी हम हिंट दे सकते हैं कि वो इस प्रकार से, तो वो बच्चा वहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो बच्चा थोड़ा सा उस अधिगम में आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तर। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? तो यहाँ पर एक कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक अधिगम वही होता है जहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम होता है। सहयोगात्मक का मतलब है जब आप एक अकेले ना करके दूसरों अपनी टीम के साथ कार्य करते हैं, अपने समूह में कार्य करते हैं, अपने ग्रुप में कार्य करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वही आपका सहयोगात्मक अधिगम होगा। तो इसमें सहयोगात्मक अधिगम, जिसे हम सामाजिक अधिगम भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न आता है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? तो देखिए, बात यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा की हो रही है और उसमें अधिगमकर्ताओं को किस प्रकार से समझा जाएगा? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। तो देखिए, प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही, निष्क्रिय अधिग्रहण ग्रहणकर्ता उनको नहीं माना जाएगा, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। तो बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार होते हैं और यही प्रगतिशील कक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यानी कि बच्चों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि को यहाँ पर दर्शाती है? तो देखिए, जब वो रजनी किसी भी वस्तु को देख लेती है, उनके मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत ही कुशल है, तो भाषाई बुद्धि है उसके अंदर, संगीतीय या स्थानिक या फिर अंतर व्यक्तित्व। तो यहाँ पर उसकी बुद्धि होगी स्थानिक, ऑप्शन नंबर सी होगी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, ये कथन क्या सुझाता है? तो यहाँ पर भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, या फिर भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, ऑप्शन सी के साथ में बनेगा हमारा उत्तर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आता है, जेंडर
एक अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आकृति पाती है। गर्भधारण के समय से पूर्व ही निर्धारित होता है, समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है या जन्मजात जैविक गुण है। तो यहाँ पर जेंडर जो है एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आकृति पाती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो प्रश्न का उत्तर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेंडर से संबंधित और अक्सर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्र के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है, क्योंकि इसमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है, वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त जो कक्षा होती है, जहाँ पर हम विविध पाठ्यक्रम से होने वाली जो चर्चाएं होंगी, छात्रों के सीखने का अनुभव समृद्ध होंगे, तो ये कथन यहाँ पर सही होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने साथियों से कई प्रकार के कौशल जो होते हैं वो आपसी चर्चा में भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के लिए और बेहतरीन नोट्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी डीके, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी निःशुल्क। तो वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण नोट्स वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपने जो